ब्रह्मनाथ। ॐ यं वेदिका मंत्रदिशः पुराणम् एकात्म मंत्र स्तोत्र। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय नमोस्तु परमात्मने। ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्यमूर्ते प्रकृति पंचभूतानि ग्रहालोकास्वरास्तथा दिशः कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मङ्गलम्। रत्नाकराधोतपदां हिमालयाकरीदनीं ब्रह्मराजरिसरतनाढ्यं वन्दे भारतमातरम्। महेन्द्रो मलयः सह्यो देवतातमा हिमालया ध्येयो वै विन्ध्यो सारावलिस्तथा गङ्गा सरस्वती सिन्धुर्ब्रह्मपुत्रश्च गण्डकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गौदा महानदी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी तक्षशिला प्रयागः विजयानगरम् इंद्रप्रस्थं सोमनाथ तथा यम्रस्राविः चतुर्विधा पुराणानि सर्वोपनिषदः रामायणं भारतं च सदर्शनानि च जैनागमास्त्रिपिटिका गुरुग्रन्थस्थानं एषः ज्ञाननिधि श्रेष्ठ श्रद्धेयो हृदि सर्वदा अरुन्धत्सूया च सावित्री जानकी द्रौपदी कन्ती गार्गी मीरा दुर्गावती लक्ष्मी सुविक्रमा निवेदिता साधिका च प्रणाममातृदेवता श्रीराम भरत कृष्णो भीष्मो धर्मस्तथार्जुन मार्कण्डेयो हरिश्चन्द्रः प्रह्लादो भारभूतो हनुमान जन्को व्यासो वसिष्ठः च सुतो बलि दधीचि विश्वकर्माणो पितु वाल्मीकिभार्गवा भगीरश्चैकलव्यो मनुधर्मन्तरिस्तथा शिवेश्वरन्ति देवश्च बुद्धा जनेन्द्र गोरक्षा पारणीश पतञ्जलि शङ्करो मध्वनिम्बारको श्रीरामानुजवल्लभो झूलेलालो चैतन्य तिरुवल्लुवरस्तथा नायन्मालार्वारश्च कम्बश्च विश्वेश्वरः केवलो विदासश्च कबीरो नानका नरसिंहस्तुलसीदासो दशमेषु धृतः ज्ञानसंयुगस्य
विद्याधूषायन माधवो ज्ञानेश्वरस्तुकारामो रामानस्य पुरन्दरः वीरसा सहजानन्द क्रान्तिवीरो विनायकः श्रीभोजोजगणस्तथा सत्कवि भूपति कलावन्तश्च विख्याता स्मरणीया निरन्तरम् अगस्त्यः कम्भुकौण्डिन्यो राजेन्द्रचोळवंशजः अशोकः पुत्रमित्रश्च कालभेदः सुनीतिमान् नक्यचन्द्रगुप्तौ च भास्करावयो धर्मा च होन्ति शिवभूपति जीतसिंहैत्यैते वीरा विख्यात विक्रमः भास्कराचार्यो आर्यभट्टो वसुर्वधा नो भरद्वाज यो विमनमस्य ज्ञानान् राममोहना निथोऽरविन्दश्च विवेकानन्द उदसः दादा भाई गोपबन्धु तिलको गान्धिरादिता रमणो मालवीयश्च श्रीसुब्रह्मण्य भारती सुभाषः प्रणवानन्द क्रान्तिवीरो विनायका खण्डो भीमरावश्च कुलेनारायणो गुरु सङ्घशक्तिप्रणेतारो केशवो माधवस्तथा स्मरणीया सदैवैते नवचैतन्यदायका अनुक्तायक मुदस्तरिपवः समाजोधरतारा सुहितकर विज्ञान निपुणा प्रतिदिन हिदिमेकात्मता स्तोत्रं श्रद्धेयाय सदा पठे स राष्ट्रधर्मनिष्ठावान् अखण्डं भारतं स्मरेत्। भारत माता की जय। यं वेदिका मन्त्रदृशः पुराणाम् इंद्रं यमो मातरिस्वान् प्रकृति कुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्तया यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीया। पंचांग युगाब्द 5122 विक्रमी संवत 2077 अश्विनी मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी 6 अक्टूबर 2020 मंगलवार
हम सब के लिए शुभ हो, मंगल हो। भारत माता की, भगवान बलराम की, गो मैया की। सबको विनती है दोबारा अपना मोबाइल चेक कर ले, अड़ोस पड़ोस को भी पूछ लीजिए, इंगित से मुंह मत खोलिए, मास्क के साथ इंगित कीजिए, आपका मोबाइल भी चेक करो, स्विच ऑफ है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, संत निरंजन जी महाराज अवधूत दोनों पधारने वाले हैं। उसके पहले यहाँ कुछ संघ के अधिकारी उपस्थित है। मैं परिचय करने का कोशिश करता हूँ। मेरा हिंदी तो आप लोग जानते हैं। श्रीमान लिम्बाराम जी, श्रीमान लिम्बाराम जी आगे खड़े हैं बाएं ओर। क्षेत्र प्रचारक है यहाँ के, राजस्थान क्षेत्र के, और उनका केंद्र जयपुर है। श्रीमान परीक्षित जी जावड़े, परीक्षित जी आएंगे, सरसंघ चालक जी के साथ वो रहते हैं, निजी सहायक है। श्रीमान राजेंद्र जी द्विवेदी आगे खड़े हैं, बहुत वरिष्ठ प्रचारक है। अभी बहुत बातचीत हुई नाश्ता के समय। यहाँ के क्षेत्र कार्यकारिणी के सदस्य अभी है। केंद्र उनका इसी स्थान कोटा में केंद्र है। श्रीमान विजयानंद जी, विजयानंद जी प्रांत प्रचारक है, चित्तौड़ प्रांत के, शायद बाद में आएंगे सरसंघ चालक जी के साथ। उनका केंद्र कोटा है। श्रीमान मुरलीधर जी, मुरलीधर जी ये साथ साथ आएंगे, सब पीछे आएंगे। सहप्रांत प्रचारक है, केंद्र उनका उदयपुर है। श्रीमान त्रिलोक चंद जी, त्रिलोक चंद जी पीछे खड़े हैं, व्यवस्था प्रमुख है प्रांत के, केंद्र कोटा है। नाम नहीं है, नहीं है, बोलता हूँ, मैं देखा दायित्व। श्रीमान स्वांत रंजन जी, जानते हैं सब लोग, अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख है, संयोग बस उपस्थित है हमारे साथ, आनंद का विषय है। तो हमारे साथ संघ के काफी वरिष्ठ प्रचारक अधिकारी लोग भी है। पूजनीय सरसंघ जी रहेंगे। सबका बार बार इसलिए ध्यान देता हूं कि हम कोविड-19 के बीच में बैठे हैं। जो जो अपेक्षित है वही ही बैठे होंगे, ऐसा मान के चलते हैं। सबका कोविड परीक्षा भी हो चुका है। सब नकारात्मक निकले हैं, हम लोग सकारात्मक नहीं निकले। आनंद का विषय। तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। अपेक्षा में है, अपने अधिकारी लोग आ रहे हैं, निकल चुके हैं, सरसंघ चालक जी उनके साथ, बाकी लोग कमरे से। बाकी कार्यक्रम की रचना पता है सबको। 10:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। पहले गो पूजा हो चुकी है, हल पूजा यहाँ अपने अध्यक्ष जी वगैरह करेंगे। ऊपर में जाएंगे तो दीप प्रज्वलन और झंडारोहण होगा। पूजनीय सरसंघ चालक जी हाथ से दीप प्रज्वलन और अध्यक्ष जी झंडा उत्तोलन करेंगे। अध्यक्ष जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष जी, दोनों मिलकर झंडा का उत्तोलन करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। परिचय, स्वागत, उसके बाद स्वागत में तो हम तो करते हैं अपने परंपरा के हिसाब से। फिर प्रस्तावना,
श्रद्धेय दत्तबन ठेंगड़ी जी के जो कार्यक्रम है शताब्दी कार्यक्रम, कहाँ कहाँ देश में कितना कितना हुआ, कितना हम कर पाए, इसमें 5-6 महीने कोविड खा गया, फिर भी गांव-गांव में किसान क्या क्या किया उसका एक प्रस्तावना होगी। हम यहाँ भी कितने बड़े कार्यक्रम की रचना किए थे, सोचे थे, उसके बारे में भी सूचना मिलेगी आपको, और किस कठिनाई के साथ ये कार्यक्रम को किया जा रहा है वो भी प्रस्तावना में मिल जाएगा आपको समाचार। फिर अपने संत निरंजन नाथ जी का आशीर्वचन मिलेगा। फिर बाद में एकल गीत होगा। एकल गीत के बाद पूज्य सरसंघ चालक जी का उद्बोधन प्रारंभ होगा और ये करीब 12-15 ऐसा तक चलेगा, ऐसा अंदेशा है। जब तक चलेगा तब तक शांतता से रहना, मोबाइल का थोड़ा उपयोग नहीं करना, और जितने लोगों को बताया गया यहाँ के जो अपने मीडिया के संपर्कित लोग, उनको कहाँ तक आना, कहाँ फोटो खींचना वो भी बताया गया है। सबको विनती है कि इसी जो निर्णय हुआ है, जो सूचना मिली है, उसी के आधार पर चलेंगे तो कार्यक्रम के स्वरूप ठीक रहेगा और हम लोगों को भी सबको आनंद मिलेगा। धन्यवाद। शांत में बैठिए। जब आएंगे पूजनीय सरसंघ चालक जी, मैं सूचना दे दूंगा, तब खड़े रहना। फिर आते ही फिर अपना कार्यक्रम जैसे बताया उसी क्रम में चलेगा। धन्यवाद। तुलाराम जी, कोई सामूहिक गीत हो जाए। सामूहिक आओ। गला ठीक है? 1-2 लाइन हो जाए। एक गीत बोलेंगे। स्वयं अब जाग कर दूसरी गाड़ी में जाऊंगा, दूसरी गाड़ी में नहीं जाऊंगा। अब तो नहीं। श्रीमान विजयानंद जी, प्रांत प्रचारक, चित्तौड़ प्रांत, केंद्र कोटा।
श्रीमान मुरलीधर जी, सह प्रांत प्रचारक, केंद्र उदयपुर, वो पूजनीय सरसंघ चालक जी के साथ आए, इसलिए परिचय छूट गया था। आनंद की बात है, सब लोग हमारे साथ में ही है। व्यवस्था में भी, मार्गदर्शन में भी सारे लोगों का मार्गदर्शन है। अभी थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जैसे बताया था, मंच पर पूज्य सरसंघ चालक जी, संत निरंजन नाथ जी अवधूत, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और अपने राष्ट्रीय संघ मंत्री दिनेश जी कुलकर्णी रहेंगे। अभी सरसंघ चालक जी अपेक्षा कक्ष में हैं, बस थोड़ी ही देर में वो मंच पर आएंगे। मैं दोबारा याद कराता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी हल पूजन करेंगे। बाद में मंच पे दीप प्रज्वलन होगा पूज्य सरसंघ चालक जी के हाथ से। फिर जैसे बताया था ऐसे मंच का कार्यक्रम चलेगा। 10:30 बजे शुरू होगा, करीब करीब जब तक चलेगा तब तक चलेगा, ये ध्यान में रखिए। तब तक अपने स्वयं को प्रस्तुत कीजिए। ऐसा करते हैं, ऐसा दीप प्रज्वलन ऊपर ऊपर से करेंगे। अच्छा, हाँ वो तो साथ साथ हो जाएगा। उसको ये नहीं लगा है क्या? हाँ, ये बंद हो गया ना, वो दीप दीप इसको कहाँ है, पंखा बंद करो इसको।
कैलकुलेटर बंद करो, नहीं हो रहा। हाँ ठीक। हरिओम। मैं मंच पे पूज्य सरसंघ चालक जी, संत निरंजन नाथ जी अवधूत, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आयन बसपे गौड़ा जी और यहाँ के प्रदेश अध्यक्षों को विनती करता हूँ दीप प्रज्वलन करें। मैं अभी विनती करता हूँ, हल पूजन में सब पधारे। हल पूजन अभी होने जा रहा है। यहीं से अभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं विनती करता हूं ध्वजारोहण करें। सब लोग थोड़ा खड़े रहे। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। भगवान बलराम की, भगवान बलराम की, भारत माता की, भारत माता की।
भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। मंच के अधिकारियों को विनती करता हूं अपना स्थान ग्रहण करें। बाकी अपने अपने स्थान में स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। अपने कार्यक्रम की जो अध्यक्षता हमने निश्चित की थी, रज्जू भैया जी गुजरात के, वो नहीं आ पाए। राजू भाई उनका संदेश लेके आए हैं। मैं जगदीश जी कलावंडा जी से विनती करता हूं वो उनका संदेश पाठ करें। माइक दीजिए। आदरणीय सरसंघ चालक श्री मोहन राव भागवत जी, सम्माननीय मंचस्थ गण और भारतीय किसान संघ के कर्मठ कार्यकर्ता बंधु, राष्ट्र के प्रति समर्पित पवित्र स्वातंत्र्य सेनानी, संघ के प्रचारक एवं नीति निर्धारक श्रद्धेय श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया था, किंतु वैश्विक महामारी की वजह से चिकित्सकों की सलाह और सूचना अंतर्गत मैं आप सबके बीच में उपस्थित नहीं रह पाया। इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं और मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। मैंने अक्सर सुना है कि संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक ही सब कुछ करेगा। इस पंक्ति को सार्थक करते हुए संघ के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित नहीं रह पाया। इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं को और मैं आप सबकी जरूरत क्षमा चाहता हूं। मैंने अक्सर सुना है कि संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक ही सब कुछ करेगा। 1979 के पंक्ति को सार्थक करते हुए प्रदेश के संघ के विचार को और जन तक पहुंचाने के लिए आप किसानों के उपस्थित नहीं रह पाया। इसके लिए मैं खेद किसान सत्याग्रह करता हूँ। मेरे पिताजी अक्सर कहा सुना है थे, संघ तुमको नहीं करेगा, चिकित्सक, धारा शास्त्री करेगा, साधु संत, पुलिस जैसे लोगों की जरूरत शायद बहुत कम बार पड़ेगी, लेकिन हर किसी को किसान की जरूरत हर नहीं रह पाया। इनमें 3 बार से अधिक रहेगी। इस विचार में लेकर मैं मेरे पिताजी अक्सर कहा सुना है थे, संघ तुमको नहीं करेगा और हमारी कंपनी आज फार्मर जैसे लोगों की जरूरत से पहले किसान बहुत कम बार पड़ेगी, लेकिन हर किसी को किसान की जरूरत है, हर नहीं रह पाया है कि 3 बार से अधिक रहेगी। इस विचार में लेकर मैं मेरे पिताजी कंपनी है इसका है मेरे कर्मचारी तुमको ध्यान है और हमारी कंपनी आज फार्मर जैसे लोगों पहले किसान बहुत कम बार पड़ेगी, लेकिन हर किसी को किसान की जरूरत है, हर नहीं रह पाया है कि 3 बार से अधिक रहेगी। इस विचार में लेकर मैं मेरे पिताजी भारत है इसका है मेरे कर्मचारी को ध्यान है और हमारी कंपनी आज फार्मर जैसे लोगों पहले किसान लेकिन हर किसी को हर नहीं उपस्थित है। सारे देश दुनिया उनका परिचय जानते हैं। हमारे बीच में बहुत परिचित है डॉक्टर मोहन जी राव भागवत, अपने पूज्य सरसंघ चालक जी। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बसवेगौड़ा जी को मैं विनती करता हूं को उनका स्वागत करें। भारत माता की। उनके दाएं ओर संत निरंजन नाथ जी अवधूत उपस्थित है। हम जानते हैं
संघ के प्रचारक थे। किसान संघ से सह महामंत्री के नाते काफ़ी दिन काम भी किए और अभी संत के रूप से भी बहुत अच्छा सफलता उनको मिले हैं। सौभाग्य की बात है वो हमारे बीच में हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विनती करता हूं वो संत निरंजन नाथ जी का स्वागत करें। भारत माता की। अपने बीच में प्रदेश से अध्यक्ष मणिलाल जी उपस्थित हैं। मैं उनको निवेदन करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर IN बसवेगौड़ा जी जो ऐसे कर्नाटक चिकमगलूर से है उनका स्वागत अभिवादन करें। कॉफी के खेती है बसवेगौड़ा जी के, पहाड़ी ऊपर घर है, गो का काम भी करते हैं और किसान के नाते कॉफ़ी का खेती, उनका प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट तक का काम है उनके पास। और वो कई दिनों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते है। लवाना जी का ये तो ये है, वो सबको हमको स्वागत करते ही है। दिनेश जी कुलकर्णी अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री है। मैं उनको विनती करता हूं वो प्रास्ताविक रखे। श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जन्म शताब्दी वर्ष के भारतीय किसान संघ की ओर से इस समापन कार्यक्रम में उपस्थित परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव जी भागवत, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूजनीय निरंजन नाथ अवधूत महाराज जी, हमारे भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर बसवेगौड़ा जी, प्रदेश के अध्यक्ष लाल जी लबाना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख माननीय स्वांत रंजन जी, संघ के अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और किसान संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के तथा प्रांत संगठन मंत्री, उपस्थित बहनों एवं बंधुओं, आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम चंबल के किनारे कोटा नगरी में हमने गए साल भर जो जन्म शताब्दी वर्ष मनाया, उसका किसान संघ की ओर से समापन का कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं। कोटा का हमारे भारतीय किसान संघ के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है, हम सब लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं। ये चंबल के किनारे बैसी हुई धरती बहुत उपजाऊ तो है ही। इस हाड़ौती के क्षेत्र में यहाँ के किसानों ने अपनी मेहनत से अनेक प्रकार के फसलों का उत्पादन करते हुए इस धरती को सुजलाम सुफलाम बनाते हुए अपना कार्य किया हुआ है। ऐसे इस कोटा नगरी के धरती पर भारतीय किसान संघ की स्थापना 4 मार्च 1979 को हुई थी और इसके साथ में
हम सब लोगों को भी याद है, इसमें से बहुत सारे कार्यकर्ता भी रहे होंगे, 4 मार्च 2004 को भारतीय किसान संघ ने अपना रजत जयंती वर्ष श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के उपस्थिति में इसी नगरी में भी मनाया था। और उस समय कहते समय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने ये कहा था कि बहुत कम संस्थाओं के जीवन में इस प्रकार का अवसर आता है कि उनका रजत जयंती वर्ष उसी स्थान पर फिर से मनाया जाए। रजत जयंती वर्ष तो मनता है मगर वो दूसरी जगह मनता है, तो वो भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण इस प्रकार की घटना है और उसके साथ में ही आज का दिन भी जुड़ गया है। 6 अक्टूबर 2020 ये हम सब लोगों के लिए संस्मरण में रहेगा और इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के किसान संघ के कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं। उनका भी मैं इस 6 अक्टूबर के अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वो भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जीवन के दृष्टि से उनका विशाल इस प्रकार का जीवन रहा, तो उसी में से कुछ अंश लेकर उनके विचारों को आगे ले जाने के दृष्टि से केवल भारतीय किसान संघ ही नहीं तो उनके विचारों से प्रेरित अपने संघ सृष्टि के जितने भी संगठन हैं, इन सब ने मिलकर श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाने का तय किया। उसके अनुसार श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जन्म शताब्दी समारोह समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सुमित्राताई जी महाजन हैं और उनके इस समिति के नेतृत्व में पूरे देश भर में सभी संगठनों ने अपने अपने संगठन के अनुसार कार्यक्रमों की रचना योजना की। उसी प्रकार से भारतीय किसान संघ के द्वारा भी श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के संबंधित अनेक प्रकार के कार्यक्रमों की योजना की गई। इसमें उनके जीवन पर एक चित्र प्रदर्शनी बनाना, उनके जीवन पर एक वृत्त चित्र तैयार करना, यह भी हम लोगों ने भारतीय किसान संघ के माध्यम से इस वर्ष के शुरू में ही यानी 10 नवंबर 2019 को जिस दिन से वर्ष प्रारंभ हुआ, उस समय भी हम सब लोगों का सौभाग्य रहा कि उस जन्मशती वर्ष के उद्घाटन समारोह में पूजनीय सरसंघ चालक जी का पाथे हम सब लोगों को मिला था। उसी कार्यक्रम में प्रदर्शनी और वृत्तचित्र का भी लोकार्पण किया गया था और यहाँ से जो फिर आगे चलकर कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हुआ, तो भारतीय किसान संघ के माध्यम से देश भर के सभी प्रांतों में जन्मशती उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम हुए। राजस्थान प्रांत में तो विभाग स्तर तक के कार्यक्रम की योजना की गई थी। बाकी प्रांतों में प्रांत के अनुसार उद्घाटन के कार्यक्रम हुए, कहीं समारोह समिति के साथ में हुए, कुछ जगह पर किसान संघ के अलग से भी उद्घाटन के कार्यक्रम हुए। काफ़ी कुछ करने का विचार किया था कि इस वर्ष करेंगे, मगर हम सब लोगों को मिलकर मुश्किल से 4 या 5 महीने मिल सके। मगर इस 4-5 महीने में भी किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने अनेक प्रकार के कार्यक्रमों की योजना की। उसमें से मुख्य रूप से जो कार्यक्रम रहे, ठेंगड़ी जी ने जो तीसरा पर्याय दिया था, और हम देखते हैं कि कृषि के दृष्टि से आज की जो स्थिति है उसमें से निकलने के लिए हमको कोई एक नए प्रकार की पहल करने की आवश्यकता है। इस बात को सोचकर भारतीय किसान संघ की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की योजना की गई थी। वो 18-19 फरवरी को दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ में मिलकर की गई, जिसके मुख्य वक्ता के रूप में, उद्घाटन के रूप में अपने देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विजय भटकर जी रहे और उस कार्यक्रम का समापन माननीय सहसर कार्यवाह सुरेश जी सोनी जी द्वारा हुआ था।
18-19 की ये जो गोष्ठी हुई उसमें देश भर के लगभग 450 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक सम्मिलित हुए थे और इनमें ज़्यादातर युवा वैज्ञानिकों को बुलाने का काम किया था। इसमें कृषि विश्वविद्यालय के भी वैज्ञानिक थे, कृषि विज्ञान का केंद्र में काम करने वाले वैज्ञानिक थे, कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिक भी थे, कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर महापात्रा जी जैसे भी वैज्ञानिक उसमें बड़े उत्साह के साथ में सम्मिलित हुए थे। और इसका हमको ये देखने को मिलता है कि इस बार ICAR के द्वारा एक जो पत्र जारी हुआ है वो भारतीय परंपरागत कृषि पद्धति जो किसानों के पास में है उसके ऊपर सभी संस्थाएं ICAR की कृषि विश्वविद्यालय ध्यान दे, उनकी जानकारी एकत्रित करे, उसके ऊपर प्रयोग करे, इस परिपत्रक ICAR के द्वारा जारी हो गया है। तो ये हमारे कार्यक्रम की हम उपलब्धि कह सकते हैं। इस प्रकार से ICAR का यह 18-19 फरवरी का जो कार्यक्रम रहा एक हमारे दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम था। इसके अलावा किसान संघ के माध्यम से जो कार्यक्रम हुए उसमें उत्तर प्रदेश के जौनपुर विश्वविद्यालय में वहाँ के विधि संकाय को श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का नाम देने का कार्यक्रम भी किसान संघ की ओर से संपन्न हुआ, जिसमें माननीय स्वांत रंजन जी का भी हम सब लोगों को पाथेय मिला था। इस दौरान हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में महिलाओं के अनेक कार्यक्रम हुए, जिसमें हिमाचल प्रदेश में ही अकेले में 27 खंडों में इस प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें 4,500 से भी ज़्यादा महिला किसान एकत्रित आई थी, जिसमें व्यसन मुक्ति, मोहल्ला जागृति, किसान संघ, ठेंगड़ी जी के बारे में अच्छे प्रकार से विचार रखे गए। एक 3-3, 4-4 घंटे के सम्मेलन का कार्यक्रम ठेंगड़ी जी जन्म शताब्दी के निमित्त हुआ। इस बार जो किसान संघ में महिलाओं के बीच में काम करने की जो बात है वो भी उसमें से हमारी आगे बढ़ी है। हरियाणा में भी इसी प्रकार के महिलाओं के विषयों को लेकर अनेक कार्यक्रम हुए। अभी हाल में ही 2 अक्टूबर को हम जो जैविक खेती का, गौ आधारित जैविक कृषि का काम लेकर चल रहे हैं, उसके संबंधित एक बड़ा कार्यक्रम इस संबंध में करने की बात चल रही थी, जिसमें माननीय सर कार्यवाह जी का भी मार्गदर्शन हम सब लोगों को प्राप्त होने वाला था, किंतु कोविड के दौरान नहीं हो सका। फिर भी अभी 2 तारीख को एक आभासी ऐसे गौ आधारित जैविक खेती करने वाले किसानों का संगम का कार्यक्रम हुआ, जिसमें ICAR के महानिदेशक डॉक्टर महापात्रा जी रहे और उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रकार से हम जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास का समर्थन किया। उन्होंने उसकी आवश्यकता भी बताई कि गौ आधारित जैविक खेती करने से ही हम खेती को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं और अभी हमारे लिए ये समय है, अवसर है, इस प्रकार से करना चाहिए। और उन्होंने एक तरह से इस प्रकार की जो खेती करने वाले किसान हैं उनकी पीठ थपथपाई, वो हम सब लोगों के लिए बड़ा एक प्रेरणादायी इस प्रकार का आपका मार्गदर्शन उसमें मिला था। इसके अलावा हमने इस कोविड के दौरान पहले ही तय किया था वैसे वास्तव में कि बलराम जयंती के निमित्त ठेंगड़ी जी जन्म शताब्दी के अवसर पर हम घरों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और इस दौरान हम सब लोगों को एक अवसर भी मिल गया कि जिसके माध्यम से हम ठेंगड़ी जी को विचारों को लेकर कार्यकर्ताओं के घर तक पहुँचे, कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर सकें और इसका बहुत अच्छे प्रकार से उपयोग हमारे कार्यकर्ताओं ने इस कोविड के दौरान किया। 24 अगस्त को जो भगवान बलराम जयंती हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन ठेंगड़ी जी जन्म शताब्दी के अवसर पर ग्राम समिति में भगवान बलराम जी की जयंती का कार्यक्रम करना और अपने कार्यक्रम में अपने घर पर किसान संघ का झंडा लगाना, यह कार्यक्रम दिया था। तो इसमें अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसके अनुसार लगभग 8,000 से भी अधिक गांव में
भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार से कार्यक्रम मनाया और 20,000 से भी ज़्यादा ऐसे कार्यकर्ताओं के घर पर इस प्रकार के झंडे लगाने का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस प्रकार का यह कार्यक्रम चल रहा है। यह ठेंगड़ी जी के जन्म शताब्दी के निमित्त हमने कुछ विशेष प्रकार के कार्यक्रम करने की कोशिश की, मगर हम सब लोगों को मिलकर ठेंगड़ी जी के विचारों को ले जाने के लिए, किसान संघ के संगठन को लेकर जाने के लिए हम सब लोगों को ठेंगड़ी जी के जीवन को समाज तक पहुंचाने का काम निरंतर करते रहना पड़ेगा। वो हम सब लोग करते रहेंगे। ठेंगड़ी जी के जन्म शताब्दी वर्ष हमारे लिए एक निमित्त था, मगर इस विचार को आगे ले जाने का कार्य हम सदैव करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में अगली पड़ाव में संत निरंजन नाथ जी, अवधूत जी की आशीर्वचन हमको मिलने वाला है। मैं विनती करता हूँ वो अपना संक्षिप्त आशीर्वचन दे। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, मंच पर विराजमान समस्त पदाधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित इस महान कार्यक्रम में पधारे हुए सारे भारत भर से विभिन्न कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधुओं, दत्तोपंत जी ने इस देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से विकास देने के लिए भारतीय किसान संघ की स्थापना इसी धरती पर कोटा में की, और जिस दिन स्थापना हुई उस दिन में से जो लोग स्थापना दिवस के दिन उपस्थित थे, आज कई लोग आज भी उपस्थित हैं। जो लोग 25 वर्ष की रजत जयंती समारोह में आए थे, उनमें से भी आज बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। आज हम सब लोग के सौभाग्य की बात है कि दत्तोपंत जी ने हमको सिखाया था संगठन, आंदोलन और रचनात्मक कार्य, इन तीनों के माध्यम से सिखाते हुए बताया था कि आंदोलन और रचनात्मक कार्य भी संगठन के लिए ही किया जाता है। दत्तोपंत जी ने यहाँ पर जो रजत जयंती समारोह का कार्यक्रम था, उसमें एक बैठक में कहा था, भारतीय किसान संघ के लिए वो पाथेय का कार्य है। अंग्रेजी में उन्होंने एक वाक्य बोला था, समटाइम्स वी विन, समटाइम्स वी लर्न। कभी हम जीतते हैं, कभी हम सीखते हैं। एक बार भी भारतीय किसान संघ या भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता हारता नहीं है, या तो जीतता है या सीखता है। इस जीतते और सीखते के आधार पर आज हम सब लोग इतने स्थान तक पहुंच गए हैं जिसका विवृत्त माननीय कुलकर्णी जी ने बताया, और इतना किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं ये उन्होंने बताया। और ये भी समझ में आया कि जब से कॉलेज में हम पढ़ते थे तब से रासायनिक खाद, रासायनिक दवाएं इस देश की खेती को बर्बाद कर दिया। भारतीय किसान संघ के माध्यम से, दत्तोपंत जी के ठेंगड़ी के कहने के माध्यम से, पूजनीय सरसंघ चालक जी के मार्गदर्शन के कारण भारतीय किसान संघ गांव-गांव में जगह जगह पर किसानों को समझाता रहा कि जैविक खेती की ओर चलो, जो अपनी पुरानी प्राचीन पद्धति है उसकी ओर चलो। और उसके कारण से आज सरकारी तंत्र भी कहने लगे हैं, प्रांत प्रांत के तंत्र कहने लगे हैं कि जैविक खेती की ओर चलो। अगर देश को बचाना है, देश की आर्थिक को बचाना है, देश के पशुधन को बचाना है, देश के पर्यावरण को बचाना है, तो जैविक खेती की ओर जो हमारी पहले की संकल्पना थी उसकी ओर आज सबका समर्थन बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अधिक नहीं बोलूँगा, अधिक से अधिक बात है हमको पूजनीय सरसंघ चालक जी का लेना है, इसलिए मेरे को इस कार्यक्रम के लिए बुलाया और मेरे को कुछ बोलने का समय दिया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। सबको प्रणाम। जय श्री राम, जय भारत। संत निरंजन नाथ जी के आशीर्वचन के बाद मैं एकल गीत के लिए तुलाराम जी, अपने छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री,
उनको आमंत्रित करता हूँ। कृषि जगत में कर्म पथ पर एक तू आधार है, एक तू आधार है। कृषि जगत में कर्म पथ पर एक तू आधार है, एक तू आधार है। भरत भूपर दत्त मूर्ति है खड़ी बनकर सहारा, ज्ञानमय संपर्क पाकर धन्य है जीवन हमारा। है अटल विश्वास होंगे स्वप्न सब साकार है, स्वप्न सब साकार है। कृषि जगत में कर्म पथ पर एक तू आधार है, एक तू आधार है। व्यास सा है ज्ञान तुझ में, कृष्ण का उपदेश है तू। सृजनता मधु की है पाई, संघ का संदेश है तू। तत्व के पूर्णांक में तू मनुज का आकार है, मनुज का आकार है। कृषि जगत में कर्म पथ पर एक तू आधार है, एक तू आधार है। राष्ट्रहित कैसे जिए यह मंत्र है तुमने सिखाया। कृषक में विश्वास जागे तंत्र है तुमने बनाया। मन मिले मन से सदा तो हृदय एकाकार है, हृदय एकाकार है। कृषि जगत में कर्म पथ पर एक तू आधार है, एक तू आधार है। यह न सोचे क्या मिलेगा व्यर्थ में तन मन लगाकर। क्या दिया है हमें सोचे इस धरा पर जन्म पाकर। जन्म सती पर हो समर्पित बस यही अधिकार है, बस यही अधिकार है। कृषि जगत में कर्म पथ पर एक तू आधार है, एक तू आधार है, एक तू आधार है। पूज्य सरसंघ चालक जी से विनती करता हूँ वो अपने को पाथेय प्रदान करें। श्रद्धेय निरंजनानंद जी अवधूत जी महाराज, किसान संघ के सभी माननीय पदाधिकारी गण एवं
कार्यकर्ता बंधु भगिनी, दत्तोपंत जी की जन्मशती का समापन यह आज यहाँ एकत्रित आने का हमारा निमित्त है। ऐसी जन्मशतियां जब होती है तो वो मनती है, उसका एक कारण तो सर्वत्र होता है। जिनकी जन्मशती मनाते हैं, मनाने वाले उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। ऐसी कृतज्ञता हम दत्तोपंत जी के प्रति अपनी अनुभव करते ही है। किसान संघ के मर्यादित संदर्भ में अगर बोलना है तो किसान संघ को वैचारिक अधिष्ठान, सुपरिभाषित वैचारिक अधिष्ठान दत्तोपंत जी के कारण मिला। काम तो पहले से चल रहा था, हम जानते हैं। 4 मार्च को यहां औपचारिक स्थापना होने के बहुत पहले से बाबूराव भैद नाम के कार्यकर्ता थे, अपने संघ के स्वयंसेवक थे, संघ चालक भी थे। उनका अपना कृषि का व्यवसाय था और उसमें वो कुछ प्रयोग करते थे। क्या करने से किसान सफल खेती कर सकता है, यह उनके चिंता का हमेशा विषय रहता था। और भी कुछ समान चिंता रखने वाले स्वयंसेवक जुट गए, संघ के कार्यकर्ता जुट गए। उनके ध्यान में आया कि मिलकर ये उद्यम करें तो सारे कृषि जगत का लाभ होता है। उसमें से उनको ध्यान में आया कि ये जो हमारी परंपरा से पर्जन्यमान का अनुमान हम लगाते, नक्षत्रों के आधार पर कुछ योजना करते हैं, कहीं कहीं पर विशिष्ट व्रत का पालन करके और वर्ष भर की पर्जन्य की, कृषि की भविष्यवाणी बताने वाले लोग रहते हैं। वो केवल भविष्यवाणी नहीं करते, वो तो घूमते हैं 15-20 दिन घूमकर चींटियां कैसे बरत रही है, पक्षी कौन से आ रहे, कौन से जा रहे, ऐसा ये सारे जो प्रकार है अनुमान करने के, उसमें कुछ तथ्य है। तो उसका रिकॉर्ड बना के रिकॉर्ड रखना, उसके आधार पर निरीक्षण करना, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना, निष्कर्षों के आधार पर प्रयोग करना और प्रयोग में सफल हुए तो निष्कर्ष को पक्का मानना, ऐसा बहुत मंद गति से उनका काम चल रहा था। फिर उसको जरा अखिल भारतीय बनाने की बात मान ली गई तो भाऊ साहब बुस्कुटे उसमें जो हमारे मध्य क्षेत्र के प्रचारक थे, वो स्वयं किसान थे, इसलिए उनको ही जिम्मा दिया गया। ये सारा करते समय सबको ऐसा लगा कि भाई हम सारे भारत में करेंगे, लेकिन जहां जिसको जगह मिले वहां वो हाथ मारे और जिधर रास्ता मिले उधर भागे, ऐसा करने से तो नहीं होगा। एक सुनिश्चित लक्ष्य, उसके लिए एक सुनिश्चित दर्शन, कहीं पर जाना है तो कहां से जाना है, ये बात रहती है। दिल्ली का टिकट चाहिए, हाँ दिल्ली का टिकट मिलेगा, लेकिन दिल्ली का टिकट कहां से करना है। आजकल मैं तो नागपुर में रहता हूं, लेकिन हम टिकट वहां से नहीं करते, हम टिकट दिल्ली से करवाते हैं। तो दिल्ली कार्यालय में बताना पड़ता है कोलकाता का टिकट बनाओ, तो पूछते हैं कहां से, क्योंकि हम नागपुर से ही जाते हैं, हर जगह ऐसा नहीं है। तो कहां से कहां तक ये होता है, तो कहां से ये जो बिंदु है वो वैचारिक अधिष्ठान है, वो अपना दर्शन है। और इस दर्शन के आधार पर आज के समय में विचार करते हैं तो कृषि जगत को किधर ले जाना है। ये 2 बिंदु, प्रस्थान और गंतव्य, ये जब तय होते हैं तब फिर यात्रा का मार्ग निश्चित होता है। ये सारा चिंतन मनन अध्ययन करके दिए बिना ये कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। तो दत्तोपंत जी जुड़ गए और हम जानते हैं कि किसान संघ का पूरा वैचारिक अधिष्ठान
तैयार करना। अब अपने देश में तो 10,000 वर्षों से कृषि चल रही है, तो कृषि क्यों चलना, कृषि कैसे चलना, कृषि के कारण क्या होना, ये सारी बातें 10,000 वर्ष के अनुभव सिद्ध प्रमाणों से हमारे पास है, पड़ी इधर उधर ग्रंथों में है, किसानों के करने में है, हमारी परंपरागत और कई प्रकार की मान्यताओं में है। इसका सारा अध्ययन करना, उसको संग्रहित करना, आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार उसका क्या उपयोग, क्या प्रयोजन है, कौन सी बात अप्रायोजिक कालबाह्य हो गई, क्या छोड़ना, क्या, ये नित्य विवेक करना, और उसके आधार पर आज के कृषि जगत के लिए भाई हम यहां से चलते हैं, वहां जाना है, ये रास्ता है, ऐसा एक दर्शन देना। ये कार्य हमारे लिए दत्तोपंत जी ने संपन्न किया। और दूसरी बात है कि इस समय किसान संघ एक बहुत ही छोटी गतिविधि थी, उसको संगठन भी कहना मुश्किल था, उसकी कोई मान्यता नहीं थी, और पहले से काम करने वाले किसान जगत में नेता भी थे और किसानों की उन्नति के लिए तरह तरह के प्रयास करने वाले जानकार लोग भी थे। और इसलिए किसान संघ जो कहेगा उसका कोई महत्व नहीं था। और भी एक बात थी कि भारत की परंपरागत कृषि, इन शब्दों को सुनते ही लोग दूर भागते थे। परंपरागत ढंग की कृषि का प्रयोग करने वाले लोग थे, और भी लोग थे, लेकिन उनकी भी यही गति थी, क्योंकि सारे भारत के वैचारिक जगत में हमको जो कुछ लेना है वो पश्चिम से ही लेना है, और वही सही है, हमारा सब गलत है। इसका प्रभाव सर्वदूर छाया था, जिसका उपद्रव आज भी होता है, वो प्रभाव पूर्णतः गया नहीं है। और इसलिए अपने भारतीय विचार, अनुभव और परंपरा के आधार पर कृषि जगत को देशकाल परिस्थिति अनुसार इस अद्यतन समय में एक आदर्शवत कृषि जगत, भारत देश का कृषि जगत ऐसा बनाना, तो ऐसा बनाने के गंतव्य को कोई ना नहीं कहता था, लेकिन उसका आधार जो आपने चुना है वो एकदम गलत है, वो तो अभी छोड़ने लायक बन गया है, उसमें कोई दम नहीं। उस समय के लोगों को विज्ञान मालूम नहीं था, उनको कुछ मालूम नहीं था, हमारे पास लेबोरेटरी नहीं थी, हमारे पास वैज्ञानिक नहीं थे, हमारे पास एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं थे, कहाँ है बताओ, नहीं थे, बात सच है। और इसलिए किसान संघ के काम का होना, अगर ये सारा डाटा कंप्यूटर में डालते तो कंप्यूटर उत्तर देता, ये काम होना ही नहीं चाहिए। कंप्यूटर में तो किसी को डाला नहीं, लग रहा अपने दिमाग के कंप्यूटर में जब लोग डालते थे सुनकर, तब उनको भी यही उत्तर आता था, ये काम होना नहीं, बेकार की बात है। इसलिए नितांत उपेक्षा की अवस्था में, और कोई साधन नहीं, कार्यकर्ता नहीं, ऐसी अवस्था में किसान संघ को दिग्दर्शित करते हुए सब कार्यकर्ताओं के साथ चलाते 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 आज की स्थिति में लाना, जहां तक भारत के और केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के बैठकों में भी विचार विनिमय भी उसको बुलाया जाता है, एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, इस अवस्था तक उसको लाना, ये जो उपेक्षा और विरोध के कालखंड को पार करने का बाह्य दृष्टि से बड़ा कठिन उद्यम रहता है। उसमें वही हमारे एक तरह से नेता थे, और ऐसे कठिन समय में संगठन को उन्होंने पार कराया। और इसलिए इस कृतज्ञता भाव से हम उनकी जन्मशती करते हैं, करनी ही चाहिए, ये कृतज्ञता भाव होना ही चाहिए। व्यक्ति ने संगठन के लिए क्या दिया, व्यक्ति ने राष्ट्र जीवन में क्या दिया, इसको जितने अधिक लोग समझेंगे और उसका ऋण मानेंगे, उतना उनका अपना रास्ता ठीक रहेगा। मेरे पूर्वजों ने, मैं बड़ा धनवान श्रीमान बना हूं, विरासत में बड़ी संपत्ति मिली है, तो उस संपत्ति को कमाने में मेरे पूर्वजों ने कितने कष्ट किए, ये जब तक याद रहता है,
या ऐसे समय में हमने कैसे कष्टों में दिन बिताकर और इस प्रकार का और एक सुविधाजनक जीवन पाया संगठन की दृष्टि से, ये जब तक याद रहता है तब तक आगे के जीवन में भी वो परिश्रम कायम रहता है। उस मिले हुए विरासत में मिले हुए संपत्ति की और कीमत मन में जागृत रहती है। 8वीं के क्लास में हम कहानी सुनते थे, एक सुल्तान था, उसका एक वजीर था अयाज नाम का, अंग्रेजी के पाठ में थी वो कहानी, अब उसमें ये सब नाम है। तो अब राजनीति है तो राजनीति में जलते ही है लोग, जो आगे जाता है उस पर बाकी सारे जलते हैं, और टांग खिंचाई का काम हमेशा ही चलता है, तब से है। तो वो सुल्तान का वो बड़ा प्यारा वजीर था अयाज नाम का, बुद्धिमान भी था, कर्तृत्व संपन्न भी था, सब काम अच्छे भी करता था, इसलिए राजा का प्रिय भी था, सत्ता संपत्ति सब कुछ उसके पास था, राजा का विश्वास भी प्राप्त था, दरबार में लोग जलते थे। तो उन्होंने जरा उसकी मीन में खोजना प्रारंभ किया तो उनके ध्यान में आया कि ये रोज रात को 12 बजे अपने घर से बाहर निकलकर शहर के परकोटे में चोर दरवाजे से बाहर चला जाता है जंगल में, और 1-2 घंटे के बाद वापस आता है, क्या करता है पता नहीं। तो जाकर उन्होंने सुल्तान को कहा कि आपका बड़ा विश्वास है लेकिन ये कुछ षड्यंत्र कर रहा है, रोज रात को जंगल में जाता है, रात को चोर दरवाजे से जाता है, भेष बदल के जाता है। अब पहले तो सुल्तान ने विश्वास नहीं किया, लेकिन बहुत कान पर आने लगा तो एक दिन वो भी भेष बदल कर छुप के बैठ गया और देखा कि 12 बजे अपना वजीर निकला घर के बाहर, तो उसका पीछा किया, चोर दरवाजे से वो परकोटे के बाहर निकल गया और जंगल में एक सुनसान जगह एक खंडहर नुमा मकान था बड़ा सा, उसमें गया। तो उसके पीछे पीछे राजा भी गया और राजा मकान के अंदर पहुंचा, तब वो मकान को बाहर आने को हुआ, पकड़ लिया राजा ने कि चोरी पकड़ी गई तुम्हारी, बड़ा मैं तुमको अपना विश्वस्त मानता था लेकिन तू ऐसा कुछ षड्यंत्र कर रहा है, तू बिल्कुल आस्तीन का सांप निकला, अब मैं तुझको यही समाप्त करता हूं, क्या कर रहा था यहाँ बता। तो उसने कहा महाराज बाकी तो आपने देख ही लिया है, मैं घर से कैसे निकला, यहाँ तक कैसे आया, अब केवल अंदर के कमरे में जाकर मैं आया, तब तक आप यहाँ पहुंच गए, तो अंदर के कमरे में आप भी चलो मेरे साथ, देख लो मैं क्या करता हूं। तो राजा ने तलवार की नोक इसको पीठ पर लगा दी, उसको आगे किया और गया उसके पीछे पीछे। तो उस कमरे में देखता है तो वहां पर एक बड़ा पुराना संदूक था, जंग खाता हुआ लोहे का संदूक। तो खोला उस वजीर ने संदूक और जो साथ में मशाल लाई थी, वो मशाल के प्रकाश में अंदर देखा, राजा ने भी देखा, देखते तो वहां अंदर एक फटा पुराना कोट पड़ा था। बस वो वापस होने को निकला, राजा ने पूछा कि आगे क्या, आगे क्या, मैं रोज यही करता हूं, यहां आता हूं, ये संदूक खोलता हूं, ये कोट देखता हूं, उसी के लिए मैं यहां आता हूं। तो राजा ने कहा ऐसा क्यों करते हो। तो उसने कहा महाराज आज मैं आपका वजीर हूं, आपका विश्वास पात्र हूं, मुझे बड़ा प्रभाव भी प्राप्त है, सत्ता भी प्राप्त है, संपत्ति भी प्राप्त है, इतने सारे लोगों पर मैं अधिकार चलाता हूं, सारा वैभव मेरे पास है और आपकी कृपा है, लेकिन ये मेरे पिताजी ने जो किया उसका फल है। वो बड़े गरीब थे, उन्होंने खूब परिश्रम किए, बचपन में ही माँ चली गई, उन्होंने एक साथ माता और पिता तक का काम करके मुझे पाला, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा, हमारे रहने के लिए इस जंगल में ये घर बनाया छोटा सा, कमरे में ही एक उनका पूर्वजों का दिया हुआ एक संदूक था लोहे का, उसमें वो उनका फटा कोट रखा है, स्वयं फटे कपड़े पहने उन्होंने, मुझे बड़ा किया और उनके इस परिश्रम के कारण मैं वजीर बन गया, आज शहर में मेरा महल है। इस अवस्था में मेरा दिमाग भटक न जाए, इसलिए रोज रात को उठकर मैं आता हूं, पिताजी का ये खंडहर नुमा घर, ये लोहे का संदूक जंग खाता हुआ और वो फटा कोट, ये वस्तुएं देखता हूं तो मुझे याद रहता है कि यहां आने के लिए वैसा रहना पड़ा है।
वो स्थिति और ये स्थिति आने जाने वाली बात है, उसमें जो मैं हूं वो वैसा रहता हूं तो मैं इसको भी पार करूंगा। अब आज हमारे दिन बदल गए, हम एक बड़ा संगठन बन गए। पूरे साल भर किसानों के हित के कुछ न कुछ प्रश्नों को लेकर जो कार्यरत रहता है, संघर्ष करना है तो संघर्ष करता है, कुछ संशोधन खोज करनी है तो वो करता है, प्रयोग करने हैं तो वो करता है, विचार विनिमय चिंतन जो करना पड़ता है किसान क्षेत्र के हित के लिए, वो करने वाला हमारा संगठन सर्वमान्य संगठन बन रहा है। और ऐसे हमारे संगठन को अब अनुकूलता भी प्राप्त हो गई है, क्योंकि जो हमारा विचार है, विज्ञान ने ही ऐसी करवट ले ली है कि अब हमने जिन तत्वों का उद्घोष हमारी स्थापना के समय से हम करते आए विरोधों के बावजूद, उनको मान्यता देने के बजाय दूसरा पर्याय कोई रहा नहीं अब दुनिया के पास। कृषि क्षेत्र में और जो कॉलेज में से पढ़ा है, ऐसा कोई व्यक्ति आपकी सराहना करे ऐसे दिन नहीं थे। आज वो हमारे महापात्र साहब, वो भी आपके कार्यक्रम में आकर जैविक खेती का गुणगान करते हैं। जैविक खाद के बारे में 50 साल पहले विदर्भ के नायडप काका बड़ी अच्छी स्कीम लेके केंद्र सरकार के पास गए। ये स्कीम अपने भारत की है, भारत के दिमाग से उपजी है, इसलिए उसको केवल मात्र इसके लिए उसको कचरे में डाला गया। आज ऐसा नहीं है। और पिछले 6 महीने से जो मार पड़ रही कोरोना की, उसके कारण भी सारी दुनिया विचार करने लगी है और पर्यावरण का मित्र बनकर मनुष्य और सृष्टि का एक साथ विकास साधने वाले भारतीय विचार के मूल तत्वों के ओर लौट रही है, आशा से देख रही है। हमारे ऐसे अनुकूलता के दिन आए हैं, हमको उनको भी पार करना है। क्योंकि हमारा एक विशिष्ट दर्शन है, केवल हमको बड़ा संगठन बनना है, इसलिए हम बड़े नहीं हुए, हम एक ध्येयवाद लेके बड़े हुए। जैसे दत्तोपंत जी ने ये जो सब कुछ किया, कितने क्षेत्रों में दत्तोपंत जी ने किया, कला के क्षेत्र में, किसानों में, मजदूरों में, छात्र संगठनों में, जीवन के कई अंगों में अपने परंपरागत विचार के आधुनिक भाष्यकारों के वे सफल प्रवक्ता और प्रयोगकर्ता बने। देश के विद्वानों में, देश के मजदूर किसान क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के नेतृत्व गणों में उनका नाम लेते हैं तो लोग आदर से नमस्कार करते हैं। लेकिन ये काम उन्होंने क्यों किया? स्वयं को बड़ा बनने के लिए नहीं किया, ये राष्ट्र के लिए आवश्यक था। और राष्ट्र के लिए जो प्रयास चल रहा था, जिसके वो घटक थे, उसकी योजना थी कि इसमें उन्होंने दिमाग लगाना है, इसलिए उन्होंने लगाया। ऐसे हमको बड़ा इसलिए बनना है कि बड़ा होकर हमको कुछ काम करना है। बड़ा बनने के लिए हम बड़ा नहीं बन रहे, हमारे बड़े बने बिना वो काम होगा नहीं, और काम होना राष्ट्र की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, भारत के कृषि जगत के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए हमारे पास एक नया दर्शन और नया तरीका कृषि का देने की जिम्मेवारी आई। नया मैं कहता हूं यानी आज की दुनिया को नया है, लेकिन हमारे लिए पुराना ही है, भारत के लिए। हमारे यहां कृषि ये पेट भरने का या पेट भरने के लिए व्यापार करने का विषय कभी नहीं था। हमारे यहां कृषि को हमेशा प्रकृति के आशीर्वाद के रूप में, साक्षात वैभव की देवता लक्ष्मी के रूप में देखा गया। श्री सूक्त देखिए, जो वेदों में अति प्राचीन है, उसमें जो लक्ष्मी का वर्णन किया है
वो लक्ष्मी के रूप में प्रमुख बातें कृषि वैभव की, वन वैभव की, पशु वैभव की, और बाद में धन, यानी धन जिनसे बनता है ऐसे धातुओं की, ऐसी आई है। और उतनी ही तुल्यबल बात दूसरी रखी है, वो संस्कारों की रखी है। पुत्र पौत्रम धनम धान्यम हस्ति अश्वादि गवे रथम प्रजानाम भवसी माता आयुष्मंतम करो तुम्हें। ये पूरा का पूरा बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इससे संबंधित मंत्र है। ये पूरे लक्ष्मी का वर्णन है। पुत्र पौत्र यानी केवल मनुष्यों के नहीं, तो जीवन की श्रृंखला चलती रहे, इसलिए पुत्र पौत्रम। धनम धान्यम, हस्ति अश्वादि गौ गवे रथम, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी, सिंपल टेक्नोलॉजी, रथम। प्रजानाम भवसी माता, जो प्राण लेकर चलने वाले जन्मे हुए जीव है, उसमें वनस्पति प्राणी दोनों आते हैं। आयुष्मंतम को रोक तुम्हें, इसकी सहायता से मैं मेरे आयुष्य का वर्धन करूंगा, यानी पूरी आयु जीऊंगा, सुखपूर्वक जीऊंगा, सार्थक जीऊंगा। ऐसी प्रार्थना है। न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न अशुभा मति भवंति कृत पुण्यानाम, ये मन की अमीरी है। इन सारे गुणों का परिपोष करने वाला मनुष्य जीवन का उद्यम, जो मनुष्य की शक्तियों को उचित दिशा में कृतिशील रखते हुए उसको जीवन की शिक्षा देता है, वो कृषि है। और इसलिए कृषि हमारे यहां धर्म माना गया, समाज की धारणा करने वाला तत्व है। इसलिए हमारा किसान, कृषि उसका धर्म है, इसलिए किसानी करता है। हमारे यहां सब आजीविकाएं ऐसी ही मानी गई, ये धर्म कृत्य है। समाज चलने के लिए ये सारे आवश्यक काम है। समाज चलने के लिए यानी समाज का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तीनों प्रकार का पोषण होने के लिए सारे व्यवसाय, सारी आजीविकाएं उसके लिए चलती है। उस व्यवसाय को करने वाले हम कार्यकर्ता उसके लिए शांत, तुष्ट, पुष्ट, समर्थ बने रहे, इसलिए उसमें से कुछ हम लेते हैं, वो हमारी आजीविका बन जाती है। लेकिन उद्देश्य आजीविका का नहीं है। एक जमाना था, जीवन अलग प्रकार का था। तो हमारे यहाँ सारे कार्य, सरकारी कार्य जो है, राजा से लेकर तो राजा के कनिष्ठतम सेवक तक, ये पास टाइम जॉब्स थे। सब लोग अपनी जिंदगी कृषि करके चलाते थे। राजा की भी खेती होती थी, राजा भी हल चलाता था। रघु राजा के पास 1,00,000 सुवर्ण मुद्राओं की मांग लेकर जब याचक के नाते कौत्स वरतंत्रु ऋषि का शिष्य पहुंचा, तो रघु राजा, उसकी जैसी प्रथा थी, वर्ष भर में एक बार सारा दान कर देता, प्रजा को सारा दे चुका था अपना वैभव, और दूसरा दिन था, उसके पास कुछ नहीं था, तो खाता सत्तू मिट्टी के बर्तन में लेकर खा रहा था। वो सत्तू कहां से आया था? तो रघु राजा ने अपने खेत में पकाए हुए जौ का वो सत्तू बनाया था और अपने खेत की मिट्टी का बर्तन लेके उसमें वो खा रहा था। ऐसा वर्णन है। अब विश्व में मूल में एग्रीकल्चर, इस विषय के बारे में धारणा क्या है? तो उसमें अनिवार्य रूप से एग्रीकल्चर में एक जुड़ जाता है पहलू, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। उसको एक व्यापार के नाते, एक धंधे के नाते देखते, अच्छी भावना से, मैं उसमें उनकी कोई दुर्भावना है ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही सोचते हैं तो उनके ध्यान में नहीं आता
कि मनुष्य जीवन का, सृष्टि जीवन का पोषण करने वाला ये जो धर्म कर्तव्य है, उसको हम व्यापार में खींचकर मनुष्यों के एक हिस्से के द्वारा स्वयं का पोषण करते हुए मनुष्यता के अन्य हिस्से का शोषण करने वाला व्यापार बना रहे हैं। और इसलिए कृषि क्षेत्र में इस वैचारिक आमूलाग्र क्रांति को लाने से लेकर तो आज के समय के अनुरूप, विश्व की आवश्यकता के अनुरूप इस धर्म का आचरण इस भावना से कैसे सफलतापूर्वक किया जाता है, क्योंकि धर्म वह है जो सर्वत्र सुख और आनंद देता है, जिससे दुख मिलता है वो धर्म नहीं है। तो सर्वत्र सुखमय और श्रेय और प्रेयस दोनों की प्राप्ति करा देता है, अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति करा देता है। ऐसा ये धर्म, उसका आज आचरण कैसे करना, उसका मानक हमको भारत में प्रस्थापित करना है। और ऐसा भारत का किसान करे, हम करे, यानी हम जिस अखाड़े से आते हैं उसकी प्रतिज्ञा है, विजयत्री चन संवता कार्य शक्ति विधायास्य धर्म से संरक्षण परम वैभवम नहीं तुम्हें तत्सुराट। यहां बैठा हुआ प्रत्येक कार्यकर्ता ये न सोचे कि ये मैं करूंगा, इसमें मैं भी करूंगा, लेकिन ये कौन करेगा? भारत के किसान करेंगे, उनकी संगठित कार्य शक्ति करेगी, उनका विचार ऐसे बनेगा, उनका परिश्रम ऐसे रहेगा, उनका संस्कार ऐसे रहेगा, और इस मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी हटाने का काम वो करेंगे। विचारों से सबको संस्कारित करेंगे, प्रेरणा देकर सबको सक्रिय बनाएंगे, और मार्ग की सारी बाधाएं हटाकर ऐसी कृषि जो संपूर्ण सृष्टि के जीवन का पोषण करती है, अन्न धान्य से लेकर धन धान्य की समृद्धता से लेकर तो संस्कारों की समृद्धता तक सारी बातें जिस कृषि से निकलती है, उस कृषि को आधुनिकतम रूप देकर उसको प्रचलित करने का काम हम करेंगे। अब यह सुनते हैं तो भी, मैं बोल रहा हूं तो मेरे मन में भी, और आप सुन रहे हो तो शायद आपके मन में भी ये लगता होगा कि बहुत ऊंची बात है भैया, इतनी बड़ी बात हम कहां करेंगे। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जब किसान संघ प्रारंभ करना ऐसे उस समय के कार्यकर्ताओं ने सोचा होगा और लोगों के सामने कल्पना रखी होगी, तो उस समय किसान संघ के आज के रूप को देख पाना भी असंभव ही लगा होगा। लगा था, ये मैं प्रत्यक्ष जानता हूं, क्योंकि मैंने वो कल्पनाएं सुनी है और मैंने उस पर की प्रतिक्रियाएं सुनी है। हो नहीं सकता, जैसे हिंदू समाज का संगठन नहीं हो सकता, वैसे उस तरीके से कृषि हो नहीं सकती, इस प्रकार किसान संगठित हो नहीं सकता, इसके पीछे कोई खड़ा नहीं रहेगा। लेकिन वहां से यहां तक दत्तोपंत जी उसको लेके आए, दत्तोपंत जी के साथ उनके दिग्दर्शन में कार्यकर्ताओं को उन्हें परिश्रम किया, लेके आए। वो जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य जिस तपस्या से दत्तोपंत जी को मिला, वो जो गुणवत्ता है जिसके कारण असाध्य को साध्य किया गया, प्रतिकूल को अनुकूल बनाकर चलाया गया, वो गुणवत्ता वो हमको चाहिए। उसके लिए स्मरण करना है दत्तोपंत जी को, उसके लिए उनकी शताब्दी मनाना है। पहली बात है कितना बड़ा व्यासंग दत्तोपंत जी ने किया, कितना बड़ा अध्ययन उन्होंने किया। ये कोई उनको जन्म से नहीं मिला था। जैसे कहते हैं पूजनीय गुरु जी की प्रतिभा जन्म से थी। हाँ, बुद्धि कम ज्यादा कुशाग्र जन्म से होती है, तो उनकी बुद्धि कुशाग्र थी, परंतु इसके लिए तो परिश्रम ही करना पड़ता है। बाला साहब बताते थे, जीनियस इज 10% इंस्पिरेशन, 90% परस्पिरेशन। कितने परिश्रम पूर्वक दत्तोपंत जी ने यह सारा अध्ययन किया, इसके लिए समय देना पड़ता है। सार्वजनिक जीवन में विद्यालय के दिनों से वो सक्रिय थे, पढ़ाई में अच्छे थे,
सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे और फिर भी अध्ययन के लिए समय निकालकर इतना सारा अध्ययन, वेदोपनिषदों के तत्वज्ञान से लेकर तो खलील जिब्रान की शायरी तक, और जीव शास्त्र में आधुनिकतम क्या संशोधन हुआ है वहां से लेकर तो कृषि क्षेत्र में बीज के गुणन शास्त्र तक सारा अध्ययन करना, दुनिया भर के प्रवाहों को समझना, भूतकाल के प्रवाह, आज के प्रवाह, भविष्य का वेद लेना, ये सारा अध्ययन चिंतन स्वस्थ मन से करना, शांत मन से करना, और ये सारा करते हुए हमेशा हंसता रहना, चिड़चिड़ा नहीं होना, और इतना सारा विद्याभार प्राप्त करना अपने परिश्रम से, तो वो तो जानते ही थे कि मेरे पास इतना कुछ है, फिर भी विनम्र रहना। जैसे फल से जितना लगता है वृक्ष वो और नीचे झुकते चले जाता है, ऐसे छोटे से बड़ों तक बहुत सहजता से मिलना जुलना, हंसना खेलना, ये वो करते थे, हमने देखा है। मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों ने, अभी बहुत लोग हैं जिन्होंने देखा है दत्तोपंत जी को। सारी व्यस्तता में समय निकालकर कार्यकर्ताओं से मिलते थे, घर जाकर मिलते थे। कार्यकर्ता किस पद पर है, कार्यकर्ता का आर्थिक मान कैसा है, कुछ नहीं देखते थे। जो कार्यकर्ता है वो झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, जंगल में रहता हो, कहीं रहते, जाकर मिलकर आते थे। रात को 1-1:30 बजे तक मिलने का क्रम रहता था, सारे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद। क्योंकि ये सारा करते, तपस्या करते हैं, तो तपस्या की जो उग्रता आती है वो उग्रता उनके पास नहीं थी। तपस्वी होना तुलनात्मक दृष्टि से आसान है, लेकिन कठोर तपस्या करने के बाद उस तपस्या की उष्णता, उग्रता आदमी को सुखा के वृक्ष बना देती है। लोक संग्रह में ये काम का नहीं है। जिसको अपने जैसे लोग खड़े करने हैं उसको इस तपस्या के सारे तेज को संभालना पड़ता है और सबके लिए सहज सुलभ रहना पड़ता है। आपन तेज सवारो आपे, ऐसा इतने तपस्वी, इतने विद्वान होकर भी हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे जैसे छात्रों को भी दत्तोपंत जी को रात को 10 बजे जाकर मन में आए हो एक सीधा प्रश्न, सरल प्रश्न किसी को पूछते थे तो उत्तर मिल सकता था, उनको पूछने में कोई संकोच नहीं होता था और कभी वो चिढ़े नहीं, उसका उत्तर देते थे। बहुत ही थके होंगे तो कल सुबह आओ, बताऊंगा मैं, ऐसा बता। मन में करुणा है, सतत सत्य का अन्वेषण कर रहे, मन में करुणा है, सत्य का अन्वेषण करने में तपस्या है, लेकिन उसके कारण अहंकार नहीं है, और अहंकार नहीं है तो सारी की सारी पवित्रता घर बनाती है अपने मन में। पवित्रता ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, पवित्रता आकर अपना वर्ण कर लेती है, अंतर्बाह्य शुचि हो जाता है। ऐसा जीवन, अपने लिए कोई आकांक्षा नहीं, सबकी चिंता। संगठन की व्यवस्था को मानने का स्वभाव, विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुआ तो भी विश्व की प्रसिद्धि जहां जितनी आवश्यक है वहां उतनी, झेलने के भाव से कि आके पड़ा है, इसको झेलना पड़ेगा, नहीं तो ये उपद्रव करेगा, इसलिए झेल रहे हैं। उसको कभी अपने शरीर को लगने नहीं दिया उन्होंने। उनके जय जयकार भी हुए, उनको फूलमालाएं भी पहननी पड़ी, लेकिन वो हमेशा जैसे युधिष्ठिर का रथ जमीन से 4 उंगल ऊपर चलता था, वैसे ये सारी बातें उनकी शरीर से 4 उंगल दूरी रहती थी। एक बार युधिष्ठिर का रथ तो भूमि पर लग गया, लेकिन दत्तोपंत जी को इनका स्पर्श मरते दम तक नहीं हुआ।
भावना क्या थी उस समय उनकी? एक ग्रंथ पूरा किया था उन्होंने, और उसका हस्तलिखित कार्यकर्ता के हाथ में दिया, बताया कि मुझे बताया हुआ संघ ने आखिरी काम आज मैंने पूरा किया, ये उनका वाक्य है। और अगले दिन वो चले गए। ऐसा उनका जीवन था। उनकी वो तपस्या हमको भी करनी पड़ेगी। आने वाले युग में परंपरा तो हमारे पास है, उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बातें स्मरण से चली गई है समाज के, हमारे भी खोजना पड़ेगा। और समय बदलता है, समय बदलता है तो कई बातें बदलती है, बदलनी चाहिए। और कई बातों को बदलने के चक्कर में जो नहीं बदलना चाहिए वो नहीं बदलना चाहिए। शाश्वत क्या है, तात्कालिक क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, उसको करते समय पद्धति में कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। काम होने के लिए सब कुछ जायज है, ऐसा नहीं। काम करेंगे लेकिन ऐसा करेंगे, ये भी तय है। समय बदलता है, रूप कैसे बदलना। टेक्नोलॉजी आती है तो कई बातें बदल जाती है, कुछ तो बदलनी ही पड़ती है, कुछ निर्धार पूर्वक नहीं बदलेंगे ऐसा आड़ना पड़ता है। अब किसान का और फसल का मान बढ़ाने के कई तरीके हैं। ऐसे भी तरीके हैं जो किसी प्रकार की हानि नहीं करते, पर्यावरण की, निसर्ग की, उनको अपनाना चाहिए। लेकिन अब कितना भी वैज्ञानिक हवाला देके कोई कहेंगे कि ये हम करेंगे, थोड़ी सी छेड़छाड़ उनके जनुकों के साथ होगी, जीन्स के साथ होगी, तो उसके परिणाम किसको पता है? अभी विज्ञान को भी पता नहीं। तो ऐसी आधी पक्की तकनीकी हम क्यों लेंगे भाई? हम नहीं लेंगे। अब सारा वैज्ञानिक जगत कहता भी होगा, नहीं कहता है सारा वैज्ञानिक जगत, लेकिन मान लीजिए कह भी दिया जाए तो भी हम क्यों मानेंगे भाई? हम तो व्यावहारिक विचार करते हैं। आप बता रहे ठीक है, ज्ञान आपका बिल्कुल पक्का है, उसके परिणाम क्या होंगे आगे तक, वो सोच है क्या आपके पास? इसका अध्ययन किया है क्या आपने? एक आदमी पड़ोसी के पास गया कि मेरा कुत्ता हाफ रहा है, पड़ा है, बुलाया तो भी मुंडी ऊपर नहीं करता, क्या हुआ है उसको पता नहीं। तो उसने कहा मेरे कुत्ते को ऐसा हुआ था, तब मैंने उसको टिंचर आयोडीन पिला दिया था। तो ठीक है, मैं भी करके देखता हूँ। उसने टिंचर आयोडीन पिलाया कुत्ते को, तो मर गया वो बेचारा। और क्या होगा? तो आया वापस चिल्लाते पड़ोसी के पास, तो तुमने बताया इसलिए मैंने टिंचर आयोडीन पिया, मर गया। बोले अच्छा, मेरा भी कुत्ता मर गया था। तो कुत्ता मर जाने के बाद आप बताएंगे कि बात ठीक है, ऐसे ही हुआ था, तो उसमें नुकसान तो हमारा है, आपका क्या है? और कई बातें ऐसे हैं जो नहीं है, विज्ञान के आधार पर सिद्ध भी है, लेकिन विज्ञान का विचार आज का विचार है। नीति निर्धारकों का आधार वो आज का दिखने वाला वर्तमान का लाभ है। राजनीतिज्ञों का विचार जो पॉपुलर है उसके पीछे जाने का है। किसान का विचार क्या होगा? किसान का विचार होगा कृषि के लिए, प्रकृति के लिए, मेरे लिए, समाज, राष्ट्र, मानवता के लिए लाभकारक क्या है, उतना करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। लेकिन जो करूंगा वो क्या क्या नया है जिसको लेने की आवश्यकता है, उसको भी बताना पड़ता है। लोग तो गतानुगतिक होते हैं, बदलने को उनको तैयार करना पड़ता है। और यहां मत बदलिए स्वार्थ लाभ की आशा से, इसको भी सिखाना पड़ता है। वो करने के लिए जो संतुलित भाषा चाहिए, संतुलित दिमाग चाहिए, विरोध सहन करने की शक्ति चाहिए, सारी बातें दत्तोपंत जी ने हमारे साथ काम किया, हम जानते हैं उनकी शैली में कैसी आत्मक दृष्टि चाहिए। क्योंकि आखिर हमको कोई अलग अलग गुट करके अपने गुट को प्रभावी बनाने ये काम तो नहीं करना है। हमको तो संपूर्ण समाज का संगठित रूप देखना है, और संपूर्ण समाज के संगठित रूप की प्रयोजन की महती ये गाई है हमारे परंपरा ने कि ऐसा हमारा समाज सारी दुनिया को संगठित समाज बनाएगा, वसुधैव कुटुंबकम होगा।
और इसलिए दत्तोपंत जी के शैली में ये जो सारा उद्यम था, अध्ययन था, स्वाध्याय था, प्रयोग की प्रवृत्ति थी, उसके लिए स्वयं को तैयार करने का उपक्रम था, नित्य सीखने की बुद्धि थी। वो उसका अनुकरण हमको करना है, उसका अध्ययन करके उसका सार लेना है और सतत अभ्यास से उसको अपने आचरण में लाना है। इस प्रक्रिया को अपने यहाँ स्वाध्याय कर दे। दत्तोपंत जी के विचारों का, दत्तोपंत जी के जीवन का, व्यक्तित्व का, कर्तृत्व का स्वाध्याय हमको करना है और उनके जैसा बनना है, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा काम हमको करना है वो स्थूल बुद्धि से विचार करें तो असंभव ही है। आकाश पुष्प के जैसी बात है जो कभी हुई नहीं, होती नहीं। परंतु इस असंभव शब्द पर दत्तोपंत जी का और दत्तोपंत जी जैसों का विश्वास नहीं था। अरे भाई, काय को दुनिया के फिक्र में पड़ते हो, अपने अपनी देखो, इस बात पर भी उनका विश्वास नहीं था। वो तो कहते थे हम लोग पागलों की टोली है। बहुत सारे व्यवहार चतुर लोग हमको मिलते हैं और बताते ये झंझट मत करो, थोड़ा सा लाभ होता है इससे, उतना लाभ ले लो, चुप बैठो। तो ये चतुरता हमारी नहीं, हमें वो परंपरा ही है देश में पागलों की। राज्य मिल रहा था, पिताजी ने वचन दिया था, उसका पालन करने के लिए छोड़ लिया, पागल। आराम से राजमहल में रह सकते थे, धर्म स्थापना के लिए कितनी लड़ाइयां की, भटकते रहे बार बार। चैन से एक जगह ठिकाना मिल गया द्वारका में तो उसको छोड़ के लग गए महाभारत के युद्ध की रचना करने की। पागल, तथागत पागल, घर छोड़ के गए दुख दूर करने के लिए दुनिया का। शिवाजी पागल, ये पागल, वो परंपरा ही है देश में, उसी में हम आए। अब हम क्या करें? हमको समझाने की झंझट में मत पड़ो। जिनको ये स्वार्थ चाहिए वो हमारी छाया न पड़ने दे, उसमें उनका भी भला है, हमारा भी भला है। केवल जो मन में तड़प है अपनों के लिए, अपनों का दुख दर्द दूर करने के लिए खटने की, उसके आधार पर वो चले। वो निस्पृहता, निस्वार्थ बुद्धि और करुणा संवेदना मन में लेकर हमको वैसा परिश्रम करना है। ये अगर पक्का है तो कुछ भी हो सकता है। उसका भी उदाहरण उनके बौद्धिक वर्गों में आता था। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति माताम नोपकरणे। काम बहुत बड़ा है और उस मान से हमारी क्षमता, हमारा साधन हमको कम दिखाई देता है, लेकिन कार्य की सिद्धि स्वत्व के भरोसे होती है। उस स्वत्व की साधना उनके जीवन के प्रकाश में हमको करनी है। उस स्वत्व के क्या क्या घटक है, कौन सी साधना करनी पड़ती है, कार्यकर्ता नाम की जो पुस्तक है उसमें विस्तृत रूप से उन्हीं के शब्दों में आया है। उसका भी स्वाध्याय होना चाहिए। दत्तोपंत जी के जन्म शताब्दी का हम समापन कर रहे हैं। यानी दत्तोपंत जी के जीवन, व्यक्तित्व, कर्तृत्व आदि आदि को लेकर, विचारों को लेकर सारे समाज में जाने का वर्ष भर का काम, उसको हमने अब पूर्ण विराम दिया। परंतु दत्तोपंत जी के विचार, दत्तोपंत जी का आचार, दत्तोपंत जी का कर्तृत्व, ये सारा अपने में जितना हो सके उतना उतारना, अधिकतम उतारना, इसके लिए परिश्रम करने का काम अब शुरू हो गया, शुरू होना पड़ेगा। और वो अगर हम शुरू कर देंगे और अपने नीचे के सब कार्यकर्ताओं से भी करवाएंगे तो निश्चित बात है कि विश्व के जीवन का अन्न से और संस्कारों से पोषण करने वाली कृषि सारे दुनिया के कृषि जगत में प्रभावी बनाकर हम खड़ी कर सकेंगे। किसान संघ की औपचारिक स्थापना कोटा ने देखी, किसान संघ के 25 वर्ष का समापन, उसका महोत्सव कोटा ने देखा, दत्तोपंत जी की जन्मशती का समापन हम देख रहे। अपने इस पवित्र कार्य के पूर्णता की सफल
साधना भी, सफल सांगता भी कम से कम समय में देखने के लिए उस साधना के बाद हम सब लोग कोटा में ही एकत्रित आवे, ऐसी शुभकामना मैं आपको देता हूं और मेरे शब्द समाप्त करता हूं। मैं कैलाश जी गोंदलिया से विनती करता हूँ वो आभार प्रकट करने के लिए शीघ्रता करें। श्रद्धेय दंतोपंत जी ठेंगड़ी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित इस श्रेष्ठ कार्यक्रम में मंच पर विराजमान परम पूजनीय सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन राव जी भागवत, पूज्य बाबा निरंजन नाथ जी, मंचासीन भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अखिल भारतीय अधिकारीगण, क्षेत्रीय अधिकारीगण, प्रांतीय अधिकारीगण, भारतीय किसान संघ से अखिल भारतीय कार्यकारिणी के कार्यकर्ता, विभिन्न प्रांतों से हैं, प्रांत संगठन मंत्री, मातृशक्ति और राजस्थान प्रांत से हैं और प्रदेश से पधारे सभी कार्यकर्ता बंधु। राजस्थान के इस हाड़ौती अंचल चित्तौड़ प्रांत के कोटा शहर को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि श्रद्धेय दंतोपंत जी ठेंगड़ी ने इस धरा पर भारतीय किसान संघ की स्थापना की और आज उस महापुरुष के जन्म शताब्दी समापन कार्यक्रम में परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने चंबल माता के किनारे बसे इस कोटा शहर में भारतीय किसान संघ के हजारों गांवों के लाखों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर दूसरा सौभाग्य का अवसर हमें प्रदान किया। मैं प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर अखिल भारतीय कार्यकारिणी एवं प्रांतों के संगठन मंत्रियों की सेवा का अवसर प्रदान हुआ, इसके लिए भी हम इन सभी बंधुओं के आभारी हैं। इस सफल आयोजन के लिए विद्या भारती कोटा ने हमें ये सुंदर एवं सभी सुविधाओं से सुसज्जित परिसर उपलब्ध करवाया। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम हेतु कोटा महानगर निगम, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, मीडिया, विद्युत वितरण एवं जलदाय विभाग, यातायात, स्वच्छता कर्मचारी और अन्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिनका सहयोग मिला, उन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवक बंधु जिनके अथक परिश्रम के बिना ये आयोजन अपूर्ण ही रहता, जिनके लिए आभार व्यक्त करना भी मुझे उचित ही प्रतीत होता है, ऐसे सभी बंधुओं का मैं स्मरण करता हूं। और यदि किसी प्रकार की असुविधा रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। धन्यवाद। यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। पहले मंच के अधिकारी और स्थान छोड़ के पहले निकल जाए, तब तक अपना स्थान ना छोड़े। साढ़े 12 बजे भोजन है, 2:30 बजे चाय मिलेगा, 3 बजे फिर
सत्र के लिए यहाँ सब लोग जो अपेक्षित उपस्थित रहेंगे, थोड़ा जो बताया था सावधानी बरते, दूरियां रखे, मास्क पहने, हाथ को सैनिटाइजर या हाथ धोते रहे, इसको थोड़ा सावधानी रखेंगे। इसी विनती के साथ धैर्य के साथ आराम से निकलने समय भी दूरियां बरतना। पूजनीय सरस्वती जी और संत जी निकल रहे हैं, थोड़ी इंतज़ार कीजिए और अपना स्थान अभी हम छोड़ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हुए जाना। धन्यवाद। भारत माता की। माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळवण्यासाठी लाईक करा, शेअर करा आणि महा MTVला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.